नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। हमारे साथ हैं द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, तेजस्वी यादव अगर 2025 का चुनाव जीतना चाहते हैं और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उन्हें माई समीकरण को समेटना पड़ेगा। माई समीकरण के कारण ही तेजस्वी यादव उपचुनाव हार चुके हैं। तिरहुत स्नातक में भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। अगर माई समीकरण को समेटने में तेजस्वी यादव सफल नहीं हुए तो उन्हें एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ सकती है। लालू यादव भी इस चीज को भांपते हुए तेजस्वी यादव को नसीहत दे चुके हैं कि माई समीकरण के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, उसको समेटना पड़ेगा और उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो क्या है तेजस्वी यादव का 2025 चुनाव के लिए माई समीकरण को इकट्ठा करने में अपनी भूमिका जो अदा करेंगे, उसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे अपने संपादक राकेश तिवारी से और जानने का प्रयास करेंगे कि तेजस्वी यादव किस तरह माई समीकरण को समेटने के लिए अपना हाथ पांव मार रहे हैं। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। ये जो चुनाव लगातार राष्ट्रीय जनता दल हारती हुई नजर आ रही है, उपचुनाव हार गई, स्नातक का परिणाम आप देख चुके हैं और उसका एक कारण जो निकल के आ रहा है उसका है माई समीकरण का टूटना। तो क्या अगर तेजस्वी यादव को चुनाव जीतना है 2025 का और मुख्यमंत्री का जो सपना पाले बैठे हैं उसमें अगर वो सफल होना चाहते हैं तो माई समीकरण को किस तरह इनको समेटना पड़ेगा? देखिए अजय जी, तेजस्वी यादव माई के साथ साथ बाप के भी हिमायती हैं। जी, माई समीकरण के साथ साथ वो बाप समीकरण भी चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने कई चुनाव में उसका प्रयोग भी किया, लेकिन माई समीकरण के साथ साथ बाप समीकरण उनका उतना सफल नहीं हुआ है। अब वो इस बात को समझ चुके हैं कि माई समीकरण को साध कर रखना जरूरी है, उसके बाद जो उनके साथ जुड़ेगा वो उनका प्लस होगा। लेकिन जिस विनिंग कॉम्बिनेशन से वो चुनाव जीतते रहे, आरजेडी चुनाव जीतती रही है, उस समीकरण को साधना जरूरी है। इसको देखते हुए लालू यादव भी तेजस्वी यादव को ये हिदायत दे चुके हैं कि बगैर माई समीकरण में मुस्लिमों को अपने से जोड़े रखने का जो कवायद है उसको तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगी। कई प्रयास हुए जिसमें शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को भी लाया गया, ओसामा साहब को भी जोड़ा गया और वो प्रक्रिया जारी है। अब देखिए 15 दिसंबर से तेजस्वी यादव कोसी और सीमांचल के 8 जिलों में चौथे चरण का जो कार्यकर्ता संवाद यात्रा है उस पर निकल रहे हैं। अब ये जो इलाका है जी, ये पूरी तरह से देखेंगे तो माई समीकरण वाला इलाका है। इन जो पूरा इलाका है कोसी और सीमांचल का, उसमें सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर जिला आता है। और इन जिलों की बनावट, बसावट और उनकी जनसंख्या को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं, बिल्कुल यादव बहुल इलाके हैं। यदि मुस्लिमों की बात करेंगे आप तो किशनगंज में 67% मुस्लिम हैं, कटिहार में 38% मुस्लिम है, अररिया में 32% मुस्लिम है और पूर्णिया में लगभग 30% मुस्लिम है। इसी तरह आप जानते हैं मधेपुरा जो इलाका है, मधेपुरा जो कहा जाता है कि गोप का है, यादवों का गढ़ है। सुपौल में भी यादवों की अच्छी खासी संख्या है। आप देखते होंगे जनता दल यूनाइटेड का विजेंद्र प्रसाद यादव लगातार वहां से जीत रहे हैं। हाँ, वो इलाका है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तेजस्वी यादव जो है वो अपने माई समीकरण वाले क्षेत्र में कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर 15 तारीख से निकल रहे हैं। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो इन क्षेत्र में, मतलब जो 8 जिले हैं, इसमें 44 विधानसभा क्षेत्र है। तो जब जब इन 44 विधानसभा क्षेत्रों की हवा बदलती है तब तब जो है वो बिहार की सत्ता बदल जाती है। जी, जिनके साथ ये इलाका रहता है सत्ता उनकी बन जाती है। अब देखिए, कहने के लिए वो मुस्लिम और यादव बहुल इलाका है, लेकिन यदि आप सीटों को देखेंगे तो इन 44 सीटों में से 27 सीट एनडीए के पास है।
बिल्कुल कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ बहुलता ने एनडीए को सत्ता दिलाया है। दिलाया। यदि इन इलाकों में एनडीए कमजोर हो गई होती तो फिर सत्ता मिलना मुश्किल था। जानते हैं कितने कम मार्जिन से इस बार 2020 का चुनाव जो जीती थी एनडीए। तो इन इलाकों में जो है जिसकी पकड़ मजबूत होगी उसकी सत्ता मिलने का चांस बढ़ जाता है। जी और इसीलिए तेजस्वी यादव का इस इलाके में खास फोकस है। देखिए 44 सीटों में से जो 26 सीटें थी उस पर महागठबंधन दूसरे स्थान पर रहा है और तेजस्वी यादव को इन दूसरे स्थान वाले इलाके को पहले स्थान में बदलने की जवाबदेही है। कवायद जैसे ही करनी वो पड़ेगी। कवायद करने पड़ेगा और जब पहले स्थान पर बदलेंगे तो हवा बदल जाएगी। बिल्कुल और पहले स्थान पर तब बदलेगा जब मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन उनका एकजुट रहेगा, जो पिछले चुनाव में भी नहीं था। कई चुनाव अभी जो आ रहे हैं बिहार में वो देखने में आपको मिल रहे हैं कि माई समीकरण टूटा तो नहीं है पूरी तरह से, ये नहीं कहेंगे कि आरजेडी के साथ नहीं है, लेकिन उसमें छेद हो गया है। जगह जगह पे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग कॉम्बिनेशन अब काम कर रहा है। वो पहले वाली स्थिति नहीं है कि चाहे जो कैंडिडेट दे दे यादव और मुस्लिम एक साथ आरजेडी को वोट करेंगे। ये स्थितियां और परिस्थितियां बदल चुकी हैं, तो इसलिए अब आरजेडी को मेहनत करना पड़ा है। नहीं तो राकेश जी, एक सवाल ये है कि विरासत में जो तेजस्वी यादव को मिला माई समीकरण, और जिसके बदौलत लालू यादव ने भी 15 साल सत्ता में सत्तासीन रहे, क्या कारण है कि तेजस्वी यादव इस माई समीकरण को समेटने में सफल नहीं हो पा देखिए रहे? उसका कई कारण है। एक तो लगभग 20-30 सालों से मुस्लिम और यादव का जो कॉम्बिनेशन बना जी उसमें यादव जाति के जो लोग हैं वो सत्ता में ज्यादा रहे। मुसलमानों का अब कोई वैसा नेता दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो धीरे धीरे लुप्त होते गए। 2014 के बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि एक नई तरह की राजनीति शुरू हुई, उसमें मुस्लिम गौन होते चले गए और मुस्लिम जो कि बीजेपी के विरोध करते रहे, अब इनके पास कोई विकल्प होता नहीं है दूसरे पार्टियों में जाने के लिए, इसलिए वो पीछे चलते गए। तो वो हैं तो आरजेडी के साथ लेकिन विरोध के नाम पर, बीजेपी के विरोध के नाम पर, लेकिन वो अब पावर, वो ताकत, वो ये बची नहीं। तो उनके पास ना क्या कोई नया विकल्प आ गया ना है? विकल्प है, ना उनका कोई नेता है जो उनको नेतृत्व करके उतना जागरूक कर सके, तो जी वो धारा में एक चल रहे हैं। तो इसलिए माई समीकरण जो है वो अब उतनी मजबूती के साथ, उतनी प्रतिबद्धता के साथ काम नहीं करता नहीं है कर कई क्षेत्रों में। अब मैं ये नहीं कहता कि माई समीकरण पूरी तरह से टूट चुका है, राजद को वोट ही नहीं करते, लेकिन कई क्षेत्रों में जैसे उपचुनाव में ही रामगढ़ में भी नहीं काम किया, बेलागंज में भी नहीं काम किया। तो अलग अलग जगह है, अलग अलग चुनौतियां हैं। और जिन क्षेत्रों में अभी चुनाव के जो सीमांचल का और कोसी का इलाका है जहाँ तेजस्वी यादव 15 तारीख से यात्रा पर हैं, जाने वाले हैं, तो वहां पे तो स्थितियां और विकट है, क्योंकि देखिए वो इलाका मुस्लिमों का है और मुस्लिम वोटों में टूट जो है वो आरजेडी को वहां पीछे ले जाएगी। अब जैसे देखिए 2020 का जब चुनाव हुआ था तो AIMIM ये यहाँ पे 5 सीटें 5 जीती सीटें लेके आ गई थी, और वो 5 सीटें वो किसकी थी, वो आरजेडी की आरजेडी के सीट। थे, भले ही बाद में वो कई सीटों पर उसके वजह से आरजेडी को लॉस में जी जाना पड़ा, जी जी क्योंकि बीजेपी का तो स्टैंड क्लियर है, हिंदू मतों को गोलबंद करके, हिंदू मतों को एकजुट करके आगे बढ़ना है, तो उसका फोकस क्लियर है। लेकिन आरजेडी के लिए AIMIM भी चुनौती है, अब प्रशांत किशोर भी चुनौती है, क्योंकि वो मुस्लिमों को ये बता रहे हैं कि आपके ने जितना सहयोग आरजेडी को किया उतना रिटर्न आपको मिला नहीं। अब टिकट के मामले में भी आपके साथ भेदभाव हो रहा है और ये बात जैसे ही मुसलमानों के मन में गई है उसके बाद उनके अंदर वो एक बेचैनी है कि कैसे हम सत्ता में अपनी भागीदारी बनाएं, क्योंकि उनकी भागीदारी जो है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो आरजेडी को इस बात को सोचना है कि उनके सामने AIMIM भी उस इलाके में चुनौती है
और प्रशांत किशोर भी चुनौती हैं। जनता दल यूनाइटेड भी अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बताती भी है और कहती भी है कि हमने जितना काम किया उनके लिए किसी दल ने नहीं किया। नहीं। तो जहां विकल्प मिल जाता है मुसलमानों का तो वो जनता दल यूनाइटेड से परहेज नहीं करते जितना वो परहेज उनके साथ जुड़े रहते हैं। बीजेपी के साथ परहेज करते हैं। तो जी। यदि जदयू कैंडिडेट उतार देती है मुस्लिम कैंडिडेट तो वहां पे वो सटने में देरी नहीं लगाते। करते। तो ये आरजेडी को ये रणनीति बनानी है और इसीलिए आप देखे होंगे कि तेजस्वी यादव अब चौथे चरण में इन 8 जिलों का दौरा करने वाले हैं। अब देखिए बीजेपी इन इलाकों में दौरा कर चुकी है। बीजेपी के नेता जो गिरिराज सिंह है, भले बीजेपी पल्ला झाड़ लिया कि मेरा कार्यक्रम नहीं है, लेकिन गिरिराज सिंह इस इलाके में हिंदुओं को एकजुट करने के लिए अपनी यात्रा कर चुके हैं। तेजस्वी यादव अब वहां माई समीकरण को मजबूत करने की उनकी जवाबदेही होगी। उस इलाके में यदि वो फिट कर लेते हैं, माई समीकरण को साध लेते हैं तो सत्ता के करीब जाने में, सत्ता के पास जाने में उनको आसानी होगी। नहीं कर पाएंगे तो मुश्किल होगी। देखिए जो लोकसभा का चुनाव था उस लोकसभा के चुनाव में 2024 के थोड़ा सा आशा दिखा है महागठबंधन को, लेकिन महागठबंधन में भी अब खींचतान है। महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी में भी अब घमासान हो रहा है ममता बनर्जी को लेकर, और जो महाराष्ट्र का चुनाव और हरियाणा के चुनाव का जो असर है अब महागठबंधन पर वो टूट के रूप में दिख रहा है। तो अभी इसमें समीकरणों में चेंज आएगा। लेकिन लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस जो है वो कटिहार जीत गई थी, किशनगंज जीत गई थी, पूर्णिया में निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव जीत गए थे, तो पप्पू यादव का झुकाव भी कांग्रेस की तरफ है। अररिया में बीजेपी जीत गई थी, सुपौल जीत गई थी और भागलपुर जीत गई थी। आरजेडी के पास तो कोई खास उपलब्धि आया नहीं इस इलाके में। जो एक सीट अररिया से लड़ी तो वो भी चुनाव वहां से हार गई। सुपौल में वो नहीं जीत पाई, भागलपुर में तो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो हार गए। तो पूर्णिया में पप्पू यादव का खिलाफ करके भी आरजेडी वहां से जीत नहीं पाई। वहां माई समीकरण पूरी तरह से पप्पू यादव के साथ चला गया। तो अब कुल मिलाकर जो परिस्थितियां बन रही है उसमें आरजेडी के पास भी चुनौती है। उन चुनौतियों से आरजेडी को निकलना पड़ेगा, उन चुनौतियों से आरजेडी को अपने आप लड़ना पड़ेगा। अब देखिए ये इलाका जो है वो किसका है, ये इस इलाके में जो प्रभाव है वो विजेंद्र प्रसाद यादव का भी प्रभाव है, पप्पू यादव का प्रभाव है। जनता दल यूनाइटेड के गोपाल मंडल जो बड़बोले नेता हैं वो भी इसी इलाके के हैं। अब जब देखिएगा तो AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल ईमान, तो अख्तरुल ईमान का भी यही इलाका है, किशनगंज और का इलाका, सीमांचल का इलाका। तो तारकिशोर प्रसाद जो बीजेपी के नेता हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका भी यही इलाका है। निखिल चौधरी हैं बीजेपी के जो कटिहार के कभी सांसद, उनका भी इलाका है। तो कुल मिलाकर देखा जाए आनंद मोहन का भी इलाका एक तरह से आप कह लीजिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बड़ा जबरदस्त मुकाबला कोसी और सीमांचल में होने वाला है, और इसी को साधने के लिए तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं 15 तारीख से पूरा क्षेत्र में, और माई समीकरण को साधेंगे क्योंकि मुस्लिम यादव समीकरण बहुलता है उस इलाके में। तो यदि वो साधने में सफल हो गए और लोगों को ये विश्वास दिलाने में सफल हो गए कि वही बिहार के असली आने वाले समय में नेता हैं, उनके नेतृत्व में बिहार का विकास हो सकता है और माई समीकरण पूरी तरह से एकजुट है, तो जो हवा बनेगी वो उनको फायदा पहुंचाएगा। क्योंकि देखिए 3 चरण में वो पहले घूम चुके हैं बिहार। फर्स्ट चरण में वो 10 सितंबर से उन्होंने दौरा शुरू किया था, दूसरे चरण में 16 अक्टूबर से और तीसरे चरण में 4 दिसंबर से वो अपनी यात्रा कई जिलों में वो कर चुके हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जो ये यात्रा शुरू की है, इसके बीच में वो 2 चुनाव बुरी तरह से हार चुके हैं। एक तो उपचुनाव जिसमें 4 विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें
3 पर महागठबंधन का ही कब्जा था और तीनों का तीनों सीट महागठबंधन हार गई। एनडीए क्लीन स्वीप करके जीता वहां से चारों सीटों पर। जी। उसके बाद विधान परिषद का जो चुनाव हुआ है स्नातक तिरहुत स्नातक का, उसमें भी जनता दल यूनाइटेड भी हारी, एनडीए भी हारा, लेकिन आरजेडी भी हार गई। चौथे पोजीशन पे चली गई, आरजेडी तीसरे तीसरे पोजीशन पे। प्रथम पोजीशन पे आपको बंशीधर ब्रजवासी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जी। चुनाव जीत गए। दूसरे नंबर पर जन सुराज के प्रत्याशी थे, तीसरे नंबर पर आरजेडी थी और चौथे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड। लेकिन सफलता तो नहीं मिली, चुनाव तो हार गए। बिल्कुल। तो इसलिए अब आरजेडी के सामने ये चुनौती है कि वो सिद्ध करे कि माई समीकरण उनके साथ है, क्योंकि एक बार विश्वास हिल गया तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। प्रशांत किशोर इसी उम्मीद में और इसी आशा में है कि एनडीए और आरजेडी दोनों तरफ से, महागठबंधन और एनडीए दोनों तरफ के वोटरों से तोड़कर एक तीसरा समीकरण लेकर चले। और बिहार के विकास के लिए उन्होंने नारा दिया है कि आपको अपने बच्चों के लिए सोचना पड़ेगा, तो वो धारा लेकर चले। बिल्कुल। तो एनडीए के लिए चुनौती है, आरजेडी के लिए चुनौती है। प्रशांत किशोर के सामने तो चुनौती है ही, क्योंकि नए प्लेयर हैं तो उनके पास तो चुनौती का है, लेकिन उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो इन धाराओं पे है, तो तेजस्वी यादव को माई समीकरण को पूरी तरह से साधना पड़ेगा, तभी चुनाव जो है वो उसमें हरी झंडी उनके लिए आने वाले 2025 में मिलेगा। जी। तो चुनौतियां हैं सभी पार्टियों के लिए, चाहे वो आरजेडी हो, जदयू हो या प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज हो। तेजस्वी यादव माई समीकरण को साधने में लगे हुए हैं। जिस तरह लालू प्रसाद यादव 15 साल इन्हीं माई समीकरण के बदौलत सत्ता में काबिज रहे, आज वही माई समीकरण ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव से दूर हो रहा है। तेजस्वी यादव किस तरह 2025 चुनाव से पहले इस समीकरण को एक करने में सफल होते हैं, इसके लिए आप इंतजार कीजिए, देखिए, और हमारे चैनल को खासकर आप हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस तरह से हर रोज आपके लिए एक नई चर्चा के साथ उपस्थित रहूं। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।